हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर संजय अग्रवाल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3 ऑफ निमसेट 2023 मैथमेटिक्स पोर्शन ऑफ द एक्चुअल एग्जामिनेशन पेपर। पर्पस ये है कि हम इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकें इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर बाय मेथड्स विच सेव लॉट ऑफ टाइम लाइक डायरेक्ट मेथड्स, स्मार्ट मेथड्स या एंड शॉर्टकट्स आल्सो। तो शुरू करते हैं। ऑलरेडी मैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में डिस्क्राइब कर सकूँ बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी क्वालिटी एंड ट्रेट्स विच यू शुड हैव इफ़ यू वांट टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन विद गुड रैंक। ओके, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। लेट अस लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। Box A contains 4 green, 5 black and 6 white balls. Box B contains 5 green, 3 black and 2 white balls. तो लिख लेते हैं इसे साथ साथ इन्फॉर्मेशन को, जिससे आपको इजी हो जाए। इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन को समझने की ज़रूरत एक साथ नहीं है मुझे। मेरे पास एक तो बॉक्स ए है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बॉक्स ए है। बॉक्स ए में मेरे पास ग्रीन बॉल्स हैं 4, ब्लैक बॉल्स हैं 5 और वाइट बॉल्स हैं 6। और इसी तरह मेरे पास एक बॉक्स बी है। आई यूज डिफरेंट कलर फॉर दैट। कंफर्टेबली करेंगे। प्रोबेबिलिटी इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट फॉर योर एंट्रेंसेस बट फॉर द प्रोफेशनल एजुकेशन also for your MCAs, MSc Computer Science, MSc Operations Research, MSc Cyber Security. Everywhere you'll need a lot of probability permutation combination. Box B contains 5 green, 3 black and 2 white. ठीक है, ये इनिशियल कॉम्पोजिशन है। वो कह रहे हैं बॉल इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स ए। मतलब बॉक्स ए से कोई भी एक बॉल निकाली और उसे बॉक्स बी में प्लेस कर दिया। अब वो एट रैंडम चूज करी, वो बॉल ग्रीन भी हो सकती है, वो बॉल ब्लैक भी हो सकती है और वो ब्लैक बॉल वाइट भी हो सकती है। हो सकता है आपने एक बॉल ये मूव कर दियो वहां, हो सकता है आपने एक बॉल ये मूव कर दियो वहां, या हो सकता है आपने एक बॉल ये मूव कर दियो वहां। बट आपने एक बॉल मूव करी है, यू हैव मूव्ड 1 बॉल। ठीक है, एक बॉल आपने यहां से यहां मूव करी, इसका मतलब यहां पे एक बॉल काउंटिंग में बढ़ गई। यदि आपने ग्रीन वाली एक बॉल मूव करी, मैं साथ साथ कर रहा हूं जिससे सारा समझना ना पड़े। एक ग्रीन वाली मूव करी तो एक बॉल यहां से आई तो ग्रीन मेरी 6 हो गई। ये 3 ही रहेंगी, ये 2 ही रहेंगी पहले वाले केस में। दूसरे वाले केस में इफ इट इज द सेकेंड वन, मैंने एक ब्लैक बॉल मूव करी तो ब्लैक एक बढ़ जाएगी 4, ये सेम रहेगी, ये सेम रहेगी। और यदि मैंने एक ऐसा करते हैं, कलर वही रखते हैं जो कलर उसका है, आपको इजी रहेगा ट्रांसफर के हिसाब से। तो यदि मैंने ग्रीन करी तो ग्रीन 6 हो गई, ये 3 ही रही, ये 2 ही रही। अब लास्ट वाला ब्लू कलर है, और ब्लू में हम कह रहे हैं यदि मैंने वाइट करी तो ये 5 ही रहेंगी, ये 3 ही रहेंगी, बट ये 3 बन जाएंगी। ये सिचुएशन है क्योंकि ये रैंडम बॉक्स ए में से एक बॉल उठाई गई और बॉक्स बी में डाल दी गई। तो उस ट्रांसफर के बाद सिचुएशन ये आ गई। ठीक है ना, दिस इज 6, 4, 5 एंड 6। इफ इट इज नॉट क्लियर टू यू, दैट इज 6। तो नंबर ऑफ बॉल्स भी बढ़ गई। पहले देखिए इस समय टोटल बॉल है 6, 5, 11 और 4, 15। अब उधर देखते हैं, ओरिजिनली कितनी थी हमारी, 5, 3, 8, तो 10। इस केस में हो गई 11 आफ्टर ट्रांसफर। तो ट्रांसफर में 11 हो गई हमारी, 5, 4, 9, 2, 11, ये भी 11 ही होंगी, और आखिरी वाले केस में भी 11 हो गई। अभी बाद में देखेंगे क्या करना है, अभी तो हम स्ट्रक्चर समझ रहे हैं। नाउ ए बॉल इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम बॉक्स बी। अब इस बॉक्स बी से इस नई सिचुएशन में एक बॉल पिक करी गई। What is the probability that a black ball was transferred from the box A to box B given that the final ball chosen from box B is green? अब उन्होंने इससे एक बॉल चूज करी और वो बॉल ग्रीन आ गई। वो उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ठीक है हम आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि जो बॉल हमने बी से पिक करी वो ग्रीन है। आप ये प्रोबेबिलिटी निकालिए कि जो ए से बी का ट्रांसफर हुआ था दैट वाज ब्लैक बॉल। तो वो कह रहे हैं जो ट्रांसफर हुआ था दैट वाज ब्लैक बॉल। इस वाले केस को वो वेटेज देना चाह रहे हैं। They're saying consider this case. I repeat it, what I am saying, carefully सीखिए चीजों को। नॉर्मली क्या करा जाता है कि ये प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है कि जो बॉक्स बी से बॉल निकाली है दैट हैज टू बी ग्रीन। दे आर नॉट आस्किंग फॉर इट्स प्रोबेबिलिटी, दे आर गिविंग दिस कंडीशन टू अस दैट जो बॉक्स बी से बॉल निकली है दैट इज ग्रीन, एंड नाउ यू हैव टू टेल अस कि जो बॉल हमने ए से बी तक ट्रांसफर करी थी वो ब्लैक थी। इट मींस ये इवेंट हो चुका है, आपको पीछे जाके प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सो दैट इज ए
conditional probability in the reverse order, or conditional probability in the reverse order is a special type of conditional probability which is solved using Bayes theorem. ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेस थ्योरम, आप सबने पढ़ी होगी कॉलेजेस में भी, स्कूल में भी, और आगे भी आप पढ़ेंगे इसे. मैं दोबारा से समझा देता हूं. क्लासिकल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि प्रेजेंट इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है सब्जेक्ट टू ए कंडीशन. बेस थ्योरम हम कब अप्लाई करते हैं, ऑल्दो इट इज ऑल्सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज एनी प्रोबेबिलिटी विच इज सब्जेक्ट टू ए कंडीशन, ए गिवन कंडीशन. बेस थ्योरम में क्या होता है, द प्रेजेंट इज नोन एंड यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पास्ट. पास्ट मतलब द कॉज. तो बेस थ्योरम इज ऑल्सो कॉल्ड फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉजेस. प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉजेस, कारणों की, रीजंस की प्रोबेबिलिटी निकालना कम्स अंडर बेस थ्योरम. प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉजेस समझ आ गया ना आपको. इसे रिवर्स प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं कि आप पीछे गए, पीछे के इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है. तो सपोज अब मैं कुछ assumptions कर लेता हूं सिंबल की. लेट मी डू सम assumptions. which color should I use? Okay, let us try this today. तो बेस थ्योरम हो गई. प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूं, तो उसके लिए मैंने इसे यहां से रिमूव कर दिया. आपको मैंने बता ही दिया, इट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉजेस. सो आई हैव रिमूव्ड इट बिकॉज आई नीड सम गुड स्पेस. सपोज E is the event. Suppose E is the event. I should change this color, not that bright. E is the event drawing a green ball from B. तो E is drawing a green ball from B. और कलर के हिसाब से हम ले लेते हैं. ग्रीन बॉल हो गया. अब हमने G या मैं क्या करता हूं, ग्रीन को, क्योंकि मेरे को सिंबल G यूज करना है आगे, तो आप ग्रीन बॉल ऐसे कर लीजिए. ग्रीन बॉल फ्रॉम B. G ग्रीन बॉल shifted from A to B. मतलब A से B तक ग्रीन बॉल डाली गई, उसको चूज करने की प्रोबेबिलिटी हो गई. इसी तरह आपने ब्लैक लिख लिया, ब्लैक बॉल, और इसी तरह आपने W लिख लिया, वाइट बॉल. तो ये आपने अलग अलग इवेंट डिफाइन कर दिए, E, G, B, W, that a white ball has been chosen from A and it has been placed in B. It's just like that. इनकी probabilities निकाल लेते हैं. Why don't we find out their probabilities? Drawing a green ball from B. अब ड्रॉइंग ए ग्रीन बॉल फ्रॉम ई तो निकालना पड़ेगा. वो तीनों केसेस में मुझे निकालना पड़ेगा. हो सकता है मैंने ग्रीन ट्रांसफर करी हो, फ्री ग्रीन बॉल, हो सकता है मैंने ब्लैक ट्रांसफर करी हो, तब ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी, हो सकता है मैंने व्हाइट ट्रांसफर करी हो, तब ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी. दैट इज कॉल्ड टोटल प्रोबेबिलिटी. ओके, बट मुझे अल्टीमेटली निकालनी क्या है, मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी कि मैंने ब्लैक बॉल ट्रांसफर करी है गिवन इवेंट ई. दैट आई हैव टू फाइंड आउट. Probability of transferring black ball given that a green ball has been selected from the box B. ये मुझे चाहिए. और बेस थ्योरम में इसे कैसे लिखते हैं, इट इज P E given B into probability of B. और नीचे होती है total probability. Total probability means all possible cases. What are all possible cases? मतलब P E given G into probability of G plus probability of E given B plus probability of E given W. W means white, probability of W. ये आपकी बेस थ्योरम है. जिन्हें याद नहीं है, नीचे वाले को टोटल प्रोबेबिलिटी कहते हैं. इट्स ए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. तो ये आपकी वैल्यूज. अब बस खाली आपको ये वैल्यूज कैलकुलेट करनी है कि राइट हैंड साइड की जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज क्या क्या हैं. आप उन्हें पुट कीजिए, you'll have your answer. क्लियर है सब लोगों को? कहीं भी किसी को कोई कंफ्यूजन है, कैन जस्ट आस्क मी. अब निकाल लेते हैं हम. सबसे पहले व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ B? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए ब्लैक बॉल हैज बीन चोजन फ्रॉम A? अब A में ब्लैक बॉल कितनी है, 5. टोटल बॉल कितनी है, 15. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ब्लैक बॉल इज 5/15. 5 ब्लैक है. फेवरेबल नंबर केसेस, टोटल केसेस का है 6, 5, 11 और 4, 15. ये हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक.
इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन 4/15 and similarly probability of white, you know all these things, white is 6/15. ये तीनों probabilities आपकी आ गई. So it means I have given you this, I have given you this, I have given you this and I have given you this. ये probabilities आपके पास आ चुकी हैं. अब आपको निकालनी है E by G. मैं यहीं पे लिख देता हूं इसे. E by G का मतलब क्या है? Probability that a green ball has been drawn from box B given that a green ball was shifted. मतलब ये वाला केस. अब आपने निकालनी है ग्रीन बॉल ही निकालनी है और ग्रीन बॉल ही शिफ्ट हुई थी. तो ग्रीन बॉल निकालने की टोटल कितनी बॉल है? 6 और ये कितनी है? 11. तो ये हो गया 6/11. अब ये कब केस है? ये वाला केस क्या आ गया? आपने ब्लैक बॉल ट्रांसफर करी और ग्रीन बॉल निकाली. दूसरा वाला केस, ब्लैक बॉल ट्रांसफर करी, ग्रीन बॉल निकाली, बट अब तो ग्रीन बॉल 5 ही है, तो 5/11. और आखिर में भी आपने ग्रीन बॉल निकाली और आपने व्हाइट बॉल ट्रांसफर करी, तो सेम सिचुएशन है 5/11. तो सारी प्रोबेबिलिटीज आपके पास हैं. यू जस्ट मेक दो सब्स्टिट्यूशंस एंड यू विल बी हैविंग योर आंसर. कहीं भी कोई कंफ्यूजन है किसी को? कैन आस्क मी. सो इट इज E by B मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं. 5/15 into what is probability of B? 5/15. तो 5/15 is coming 5/15 and 5 by probability of B is 6, 5, 6, 4, 10 और 5, 15. तो 5/15 into 5/11. 5/15 इसकी प्रोबेबिलिटी है, 5/11 इसकी प्रोबेबिलिटी है. क्लियर हो गया? अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ G मल्टीप्लाई कर दीजिए. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ G? 4/15. मैं यहीं पे ऐड कर देता हूँ ना, बिकॉज ऑफ द पॉसिटिव ऑफ स्पेस. ऐसे आप एंट्रेंस में करते हैं 5/15 और प्रोबेबिलिटी ऑफ W दैट इज 6/15. ये डिनोमिनेटर 15/11, 15/11, 15/11 सारे कैंसिल हो जाएंगे और टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लीजिए. यू विल गेट योर आंसर. कहीं को कंफ्यूजन किसी को? Anybody any doubt? Ask me. So it'll come out to be 25/79. क्लियर है ना? ये जो डिनोमिनेटर है 11, 15, 11, 15, 11, 15, इन सबको आप कैंसिल आउट कर दीजिए. अब नीचे क्या बड़ा? 6 × 24 प्लस 25 प्लस 30, 30 प्लस 25 55, 55 प्लस 24 79. किसके डिनोमिनेटर में है? तीनों में ही 79 डिनोमिनेटर है. ऊपर देख लेते हैं. 5 × 5 25, तो 25/79. So A choice is the answer. It's a very, very important problem. It's a very, very important method. और क्योंकि इतना important है, like whole of the probability and Bayes theorem, तो इस पे काफ़ी सारी मैंने वीडियोस YouTube पे ऑलरेडी डाल रखी हैं. यदि आपको Bayes theorem में और एक्सपर्टीज चाहिए और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे भी और एक्सपर्टीज चाहिए, तो इफ़ यू विश यू कैन वॉच दोज वीडियोज. ओके, दोज विल सर्टेनली बी हेल्पिंग यू. चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं. सो हियर कम्स द नेक्स्ट एग्जाम्पल. If n1 and n2 are the numbers of real valued solutions of equations x is equal to mod sin inverse x and x is equal to sin x respectively, then what is the value of the difference of the number of solutions? काफ़ी सारे लोग इसे ग्राफ से करते हैं, बट मुझे लगता है हम डायरेक्टली कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं. कॉमन सेंस से कैसे करेंगे आप? x इज इक्वल टू साइन एक्स, आपको रियल वैल्यूड सॉल्यूशंस चाहिए. x इज इक्वल टू साइन एक्स कब सेटिस्फाई होगा? व्हेन x इज 0. ओके, दैट इज द ओनली पॉसिबिलिटी. x इज इक्वल टू साइन एक्स व्हेन x इज 0, क्योंकि यहां 0 हो जाएगा, साइन 0 इज 0. तो इट मीन्स आपकी n2 आ गया 1. n2 इज वन सॉल्यूशन. यदि हम डायरेक्टली से करते हैं और इस तरह x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, आपको पता है जो साइन का डोमेन होता है साइन x का, वो साइन इनवर्स x का रेंज होता है इन द प्रिंसिपल वैल्यू, और जो साइन x का रेंज होता है वो साइन इनवर्स x का डोमेन होता है. तो इसका मतलब जो साइन इनवर्स x का डोमेन होता है, मैं मॉड की बात नहीं कर रहा, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट साइन इनवर्स x, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन. साइन इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो -1, क्लोज इंटरवल -1 से 1 होता है, और रेंज होता है क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2. प्रिंसिपल वैल्यू की हम बात कर रहे हैं जहां पे यूनिकनेस होती है. और जब हम साइन x की बात करते हैं तो इसका डोमेन होता है -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, और रेंज होता है -1 से 1 क्लोज इंटरवल इन द प्रिंसिपल सेगमेंट. यहाँ तक क्लियर हो गया? तो हमने देखा होता है x 0, तो हमें ये भी पता है कि साइन इनवर्स 0 भी 0 होता है.
तो यहां पे भी मुझे खाली x इज इक्वल टू 0 ही सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब n1 भी 1 है, n1 भी 1 है, n2 भी 1 है, तो इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए? 0। तो आंसर तो मुझे यहां पे समझ आ गया कि 0 होगा। दैट्स फॉर श्योर, 100% कंफर्म है, आंसर इज 0 एंड दैट इज द राइट वे ऑफ डूइंग सच एग्जांपल्स। ग्राफ वगैरह के चक्कर में एंट्रेंस में हमें इतना ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, बट हम उस मेथड से भी करके देख लेंगे, दैट इज नॉट एन इशू, यू नो, दैट इज इजिली मैनेजेबल, उसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उसे मैनेज कर ही लेंगे। तो ऐसा करते हैं, मैं इसको नंबर 1 कर देता हूं, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, ओके। और इन 1 एंड 2 को हम अलग अलग डील कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 को मैं रख देता हूं y इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन इनवर्स x एंड y इज इक्वल टू x, इनका इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू। और इक्वेशन 2 मेरी क्या हो जाती है? y इज इक्वल टू साइन x एंड y इज इक्वल टू x, इनका इंटरसेक्शन। तो y इज इक्वल टू x वी ऑल नो इज ए स्ट्रेट लाइन, बट जैसे मैंने पहले बोला इट इज नॉट एट ऑल नीडेड, यू कैन डायरेक्टली आंसर इट विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब y इज इक्वल टू साइन x का तो ग्राफ हम सब में, सब लोगों को पता ही है, y इज इक्वल टू साइन x का ग्राफ। y इज इक्वल टू साइन x का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे क्या, एवरीबडी नोज इट इन दिस स्कूल डेज। ये 0 है, ये पाई है, ये पाई बाई 2 है, ये 1 है, ठीक है ना, ये लेंथ 1 है। तो ये तो आपको दिखाई दे ही रहा है, और ये ले रहा है इंटरवल कहाँ पे ले रहा है, कुछ नहीं ले रहा, एंड नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ दिस, और साथ ही साथ इंटरसेक्शन उसे चाहिए y इज इक्वल टू x की। तो y इज इक्वल टू x इज दिस लाइन गोइंग लाइक दिस, ये y इज इक्वल टू x है पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो आपने देखा खाली ओरिजिन इज द कॉमन पॉइंट, तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, दैट इज x इज इक्वल टू 0, जो दोनों कर्व को कट करता हुआ जा रहा है। कॉमन सॉल्यूशन मींस द कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन व्हेन वी ड्रॉ देयर ग्राफ्स। तो हमने देखा sin x का कर्व ड्रॉ कर लिया, y इज इक्वल टू sin x का ड्रॉ कर लिया, एक ही पॉइंट पे आया। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, लेट्स कंसीडर दिस। तो सबसे पहले, ऑल्दो इट्स नॉट नीडेड हियर बट जस्ट आई एम डूइंग इट, ना आई एम डूइंग इट, इसका डोमेन है 1 से लेके -1 तक, और इसका रेंज है पाई बाई 2 से -π/2 तक, और इसका ग्राफ आई एक्सपेक्ट, आप में से सब लोगों को इसका ग्राफ पता होगा, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। -1 को मैं इधर बना देता हूं पहले, जिससे दोबारा से ड्रॉ ना कर, इसकी सीध में -1, तो ये 1 हो गया, ये -1, 1 से -1 के बीच में ये ड्रॉ हो गया। बट अब वो इसका मॉडुलस ले रहा है, तो ये रिफ्लेक्ट होकर ऊपर चला जाएगा, दिस विल गो लाइक दिस। तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, ये नो डिफरेंट कलर आई शुड यूज, ये इसका रिफ्लेक्शन ऊपर की तरफ होगा, तो ये ऐसे बन जाएगा, इल गो लाइक दिस, इस गो लाइक दिस। तो ये वाला जो पोर्शन है ये मॉड साइन इनवर्स x है, क्योंकि मॉड फंक्शन है ना, ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब सबको पता होगा रेफरेंस के लिए, यदि मॉड x का ग्राफ आपने ड्रॉ करना है, देन मॉड x का ग्राफ इस तरह से जाता है, जबकि y इज इक्वल टू x का ग्राफ ऐसे जाता है, ये लंबी लाइन जाती ना, बट ये मॉड लेने से नीचे वाला पोर्शन ऊपर चला गया। द सेम आई एम डूइंग देयर। और अब आप देखिए, इसमें आपको इंटरसेक्शन चाहिए, यू वांट इट्स इंटरसेक्शन विद समथिंग, एंड व्हाट इज दैट समथिंग? अगेन y इज इक्वल टू x से इसके इंटरसेक्शन करते हैं, y इज इक्वल टू x से, तो फिर कॉमन पॉइंट 0 आ जाता है। तो इसका मतलब इस केस में भी एक ही सॉल्यूशन है, x इज इक्वल टू 0, उस केस में भी एक ही सॉल्यूशन है, x इज इक्वल टू 0। n1 भी 1 है, n2 भी 1 है, 1 - 1 0 है, सो आंसर इज 0। बट बहुत पहले हमने ये आंसर कर लिया था विदाउट डूइंग ऑल दिस, बट फॉर द नॉलेज सेक there is no harm in doing this also while you are practicing and while you are revising, but I am not suggesting to do this in the actual examination. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। This question is from propositional logic. I hope you know about propositional logic. Propositional logic is another important topic. Like sometimes it is not explicitly mentioned in the syllabus. निमसेट वगैरह का एक वेल डिफाइंड सिलेबस है, बट ये जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन सिलेबस में से आएंगे, कुछ क्वेश्चन बाहर से भी आते हैं,
हर साल आते हैं, हर एंट्रेंस में आते हैं, बिकॉज व्हाट दोज पीपल द एग्जामिनर से इट्स ए कॉम्पिटिशन। और यदि ये आपके लिए आउट ऑफ कोर्स है तो ये हर एक उस स्टूडेंट के लिए आउट ऑफ कोर्स है जो अपीयर हो रहा है, एंड इट इज अ कॉम्पिटिशन। ओके, तो आउट ऑफ कोर्स आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए और उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। दिस सिंबल इज नेगेशन, दिस सिंबल इज नेगेशन, दिस इज फॉर और एंड दिस इज फॉर एंड। काफी कुछ आप सेट थ्योरी से रिलेट कर सकते हैं, प्रोपोजिशन लॉजिक, बुलियन अलजेब्रा में भी हम इसे यूज करते हैं। आप चाहें तो नेगेशन की जगह कॉम्प्लीमेंट यूज कर सकते हैं, और की जगह यूनियन यूज कर सकते हैं, एंड की जगह इंटरसेक्शन यूज कर सकते हैं। इट्स योर एक्सपर्टीज एंड योर चॉइस। तो सबसे पहले इसका हमें नेगेशन लेना है, तो बेसिकली हमें इसका नेगेशन लेने का मतलब है यहां नेगेशन बाहर दोबारा और हमें लगाना है, तो हमने ये नेगेशन ले लिया और फिर हमने डी मॉर्गन्स लॉ लगा दिया, नेगेशन ऑफ नेगेशन एस एंड नेगेशन ऑफ नेगेशन आर एंड एस। नेगेशन ऑफ नेगेशन इज एस, एस एंड डायरेक्टली मैं इसे कर रहा हूं आर और नॉट एस। ये आ गया आपके पास। आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया, एस एंड आर यूनियन एस एंड नॉट एस। कोई है भी एंड कोई नहीं भी है, दैट इज द फॉल्स, दैट इज ऑलवेज फॉल्स और वॉइड सेट। आप नॉर्मली इसे फॉल्स लिखते हैं या वॉइड सेट भी लिख सकते हैं इफ यू सो विश। तो ये आपका आ गया एस एंड आर, सो दैट सिंपली कम्स आउट टू बी एस एंड आर। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपके एडवांटेज पे है। आपको यदि ये सिंबल्स नहीं कंफर्टेबल है तो जो मैंने सिंबल सजेस्ट करे थे आपको, आप सेट थ्योरी के सिंबल्स भी यूज कर सकते थे इन द सेम प्रॉब्लम, वो भी आपको सेम आंसर देता। सो दिस इज ऑल्सो डन। Okay, so this is S and R. Then comes next problem. What is the next problem? So look at this. Harmonic progression. The beauty of these type of entrance examinations कि हर topic से question touch होता है. It means चाहे एक question आए progression का, but you'll have to revise and prepare. You'll have to prepare and revise progression also. और वो ही ब्यूटी है, वो ही शो करता है कि कौन स्टूडेंट इतना कॉम्पिटेंट है जो इतनी सारी चीज़ों को रिटेन कर सकता है और रिट्रीव कर सकता है। दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आप कंप्यूटर में डाटा स्टोर करते रहें, आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहें, बट यदि राइट टाइम पे राइट इंफॉर्मेशन आप एक्सट्रैक्ट ना कर पाएं तो क्या उस इंफॉर्मेशन का बेनिफिट है? दैट जस्ट ए डम्प, मतलब वो तो एक गार्बेज हो गई, एक चीज़ है जिसने आपका स्पेस और ऑक्यूपाई कर लिया कंप्यूटर का। तो इसका मतलब इंफॉर्मेशन का रिट्रीवल इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन भी हम कंप्यूटर्स में भी यही डेटा माइनिंग की फील्ड है कि हम हर तरह का डेटा नहीं चाहिए। वी नीड दैट डेटा विच इज एक्चुअली मीनिंगफुल फॉर अस, सो वी नीड दैट नॉलेज विच इज एक्चुअली यूजफुल फॉर अस। क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कैरियर बनाने का और कंपटीशन क्लियर करने का, दैट कैनॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड, दैट कैनॉट बी टेकन लाइटली। ओके, तो डाटा मतलब इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए जो मीनिंगफुल है, और इस तरह से कलेक्ट कीजिए, इस तरह से उसे स्टोर कीजिए अपने ब्रेन में और अपने अंदर, जिससे वो राइट टाइम पे रिट्रीव हो सके जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। देन ओनली इट विल बी वर्किंग फॉर यू। ओके, चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। और मैं बीच बीच में ये जो सजेशंस आपको देता हूं, क्योंकि कंपटीशन इज अ माइंड गेम। ओके, इट्स नॉट लाइक कॉलेज एग्जाम्स, इट्स अ माइंड गेम। जितना जो मेंटली स्ट्रांग है उसकी उतनी पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं सिलेक्शन की और थ्रू आउट सक्सेस की। तो इसलिए बीच बीच में काउंसलिंग देने का पर्पस है, एंड दैट्स व्हाई आई डिड, besides having done so many qualifications in maths, operations, such and software reliability computers, I did my master's in applied psychology also, so that I can learn this process of emotions and brain better and can guide my students accordingly. वो advantage मुझे मिला उस कोर्स को करके भी, although I was already counseling students for such a long time, but that also honed my skills. Okay, वही मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। If the number A, B, C and D are in harmonic progression, फिर रिवाइज करते हैं हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन। यदि तीन नंबर्स, यदि कुछ नंबर्स एपी में हैं तो उनके रेसिप्रोकल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो उनके रेसिप्रोकल हार्मोनिक प्रोग्रेशंस में होते हैं। तो यदि ये हार्मोनिक प्रोग्रेशंस में हैं, ए बी सी डी आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तो अब तीन तीन को एट ए टाइम लीजिए। पहले इन तीन को लिया, इन तीन को लिया। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है बी इज इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस c। फिर आपने बाद वाले तीन को ले लिया, फिर आपने इन तीन को लिया, तो आपको मिल गया c इज इक्वल टू 2bd अपॉन b प्लस डी। आप में से जो लोग इसे करना चाहें, ऑल्दो इट्स नॉट नीडेड, यदि ए बी सी एचपी में है
तो 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी, जस्ट फॉर द रिवीजन सेक, नथिंग टू डू विद दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ये एपी में है और एपी में हम सब जानते हैं 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए इज 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन बी। आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, आपका बी आ जाएगा 2ac अपॉन ए प्लस सी। इसे हम हार्मोनिक मीन भी कहते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में एक प्रॉब्लम होती है कि सपोज आप ए से बी तक गए और बी से ए तक आए, डिस्टेंस कवर्ड सेम है ए से बी तक जाने का और बी से ए तक आने का, बट आपकी स्पीड अलग अलग है। जाते हुए आपकी स्पीड कुछ और थी, आते हुए कुछ और थी। और यदि आप ओवरऑल जर्नी की एवरेज स्पीड निकालना चाहते हैं, देन एवरेज स्पीड इज नथिंग बट दी हार्मोनिक मीन। क्वांट में भी हम इसे यूज करते हैं। आपने करी होंगी इस तरह की प्रॉब्लम टाइम एंड डिस्टेंस एंड स्पीड एंड डिस्टेंस में। तो मैं दोबारा से बता देता हूं, एक ओरिजिन है ए, डेस्टिनेशन है बी, आप ए से बी तक एक पर्टिकुलर स्पीड पे गए, बी से ए तक आप एक डिफरेंट स्पीड पे है, बट द डिस्टेंस कवर्ड इज सेम, और फिर आप पूरा जाने और आने की एवरेज स्पीड निकालना चाहते हैं, देन दैट इज द हार्मोनिक मीन। अर्थमेटिक मीन नहीं है, हार्मोनिक मीन होता है। ओके, तो इस तरीके से हमने दो चीजें यहां पे कर ली। इसको मैं 1 कह देता हूं, इसको मैं 2 कह देता हूं। नाउ 1 इंप्लाइज a plus c is equal to 2ac upon b, and 2 implies b plus d is equal to 2bd upon c। इस अप्रोच की जरूरत क्या है? क्योंकि मुझे वैल्यू चाहिए AD की और मुझे AB प्लस BC प्लस AC CD का अर्थमेटिक मीन 9 दिया है। अर्थमेटिक मीन यू ऑल नो व्हाट इज अर्थमेटिक मीन, AB प्लस BC प्लस AC प्लस BC प्लस CD अपॉन 3 इज 9। ये मुझे गिवन है, इतने से ये मुझे ये गिवन है। ओके, AB BC एंड CD इनका अर्थमेटिक मीन इज 9। तो मुझे इसे यूज करना है, और कब यूज होगा? बहुत ऑब्वियस है, जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, A इंटू बी प्लस A इंटू डी प्लस C इंटू बी प्लस C इंटू डी। तो अल्टीमेटली आई विल बी मल्टीप्लाइंग दीज टू बी एबल टू आंसर माई प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ तक मैं आ गया, बट अब मुझे आइडिया लग गया कि मुझे क्या करना है। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर दिया। A प्लस सी इंटू बी प्लस डी का प्रोडक्ट is 2ac upon b into 2bd upon c. Okay, it's such an interesting thing and do it very comfortably. इस b से ये b गया, इस c से ये c गया, तो आपका क्या आ गया? राइट हैंड साइड आ गई 4ad। और ad तो आपको चाहिए सर, you want ad, so you just look at this, you want this ad only, so the problem is almost done. अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये आ गया हमारा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। एक ए डी को यहाँ कैंसिल करा तो इसकी जगह ये 3 बन गया, तो मतलब ये ए डी आ गया। और ये 3 यहाँ से हटाया तो इसके नीचे 3 आ गया। और ये तो आपको ऑलरेडी पता है यहाँ से किसके बराबर है? 9 के बराबर। तो आपका आंसर आ गया 9। सो योर आंसर comes out to be 9। अब देखिए फिर कितनी इजीली ये प्रॉब्लम हो गई। तो कहीं पे भी क्रॉसिंग कीजिए, कुछ लिख के करने की ज्यादा जरूरत नहीं होती। सो दैट वाज अनदर वेरी गुड एग्जांपल। देन कम्स द लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस पार्ट 3। उसके अलावा भी और बहुत सारे पार्ट्स हैं, अभी निमसेट के पूरा पेपर सॉल्व करेंगे विद दीज टाइप ऑफ टेक्निक्स। लॉजिक भी ऑलरेडी करा जा चुका है। ओके, if a vector having magnitude, again a question from vector is, as I said earlier also, it's a very very important topic. If a vector having magnitude of 5 units makes equal angles with each of the 3 mutually perpendicular axes, then the sum of the magnitude of the projections on each of the axes is। एक तो सबसे पहले आपको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट याद होगा कि यदि कोई वेक्टर तीनों एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं 1/√3 1/√3 1/√3। याद रखना है। और डायरेक्शन रेशियोज होते हैं 1 1 1। याद रखना है, डायरेक्शन कोसाइन एक्चुअली होते तो प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 है, बट हम 1/√3 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोजेक्शन वो कह रहा है, एंड मैग्नीट्यूड मींस नथिंग बट पॉजिटिव थिंग्स। ठीक है, मैं ऐसा करता हूं, इसे वेरीफाई भी करके दिखा देता हूं आप लोगों को, आपको मीनिंग भी समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहा है ये। ऑल्दो जरूरत नहीं थी डायरेक्टली मैं आंसर इसका बताऊं, तो मेरा आंसर होना चाहिए डायरेक्टली, जैसे मैंने बोला 1/√3 1/√3 1/√3 डायरेक्शन कोसाइंस है। Direction cosines are the cosines of angles which a vector makes with positive directions of x-axis, y-axis and z-axis respectively. Okay.
और मैग्नीट्यूड 5 है, तो पहले वाले का जो स्केलर कंपोनेंट या प्रोजेक्शन होगा वो 5/3 होगा, दूसरे वाले का भी 5/√3 होगा, और तीसरे वाले का भी 5/√3 होगा। मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन कोसाइन। और आप इन तीनों को ऐड कर दीजिए, यदि मेरे को डायरेक्टली करना हो, अभी मैं वेरीफाई करके दिखा दूंगा आपको, तो मेरा आ जाएगा 3 इंटू 5/√3, so that is 5√3. दिस शुड बी योर अप्रोच। आप खुद काउंट करके देखिए आपको टाइम कितना लगा है। सर इसमें कुछ भी टाइम नहीं लगा, यू हैव नॉट टेकन मच टाइम, बहुत कम टाइम आपको लगा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बट अभी मैं यदि आपको ये कॉन्सेप्ट याद नहीं है तो मैं आपको प्रॉपर तरीके से भी करके दिखा देता हूँ कि ये डेरिवेशन होता क्या है, किस तरीके से आया। बट आगे के लिए हमेशा याद रखेंगे, इफ a vector is equally inclined to three mutually perpendicular vectors or axes, one and the same thing, then the direction cosines are plus minus 1/√3, plus minus 1/√3, plus minus 1/3. Now how you get it? आप नॉर्मली किसी भी वेक्टर को लिखते हैं, आई शुड यूज ए डिफरेंट पेन। आप किसी भी वेक्टर को लिखते हैं r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के 3 डायमेंशन में, और ये आपके 3D बनता है, ये x, ये y, ये z। इसी तरीके से चलते हैं, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, राइट हैंडेड सिस्टम हम लेते हैं, ये z एक्सिस। मेरे ख्याल से सब आपको आता ही होगा, मतलब आपने प्रैक्टिस करी रखी होगी। ऐसे कोई वेक्टर मेरा r वेक्टर जा रहा है, तो हम यहां से इसकी प्रोजेक्शन लेते हैं, ये x होता है और ये अल्फा होता है। तो इस 3 डायमेंशन में वेक्टर 3 है, बेसिकली ये वेक्टर ऐसे खड़ा है, इट्स स्टैंडिंग लाइक दिस, स्टैंडिंग लाइक दिस। 3D है ना, तो ऐसे खड़ा है, बट क्योंकि बोर्ड 2D है तो हमें स्लांट करके ऐसे लिटा के बना के दिखाना पड़ता है, बट एक्चुअली ऐसे खड़ा है। अब ये वेक्टर तीनों एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा, जेड एक्सिस के साथ गामा, इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। ओके, और जब हम आर को इस एक्सिस के अलॉन्ग देखते हैं तो वो हमें ये दिखाई देता है, एक्स एक्सिस है ये। इस एक्स और एक्स में एक्स सिंबल क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये एक्सिस है, तो मैं ऐसा करता हूं, इसको आगे वाले के साथ एक्सिस लिख देता हूं। ये एक्स एक्सिस है, इस तरह वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, तो ये इसकी प्रोजेक्शन हो गई। तो ये बेसिकली क्या है, इसे हम कहते हैं स्केलर कंपोनेंट, और ये डॉट प्रोडक्ट की एप्लीकेशन होती है, स्केलर कंपोनेंट और प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन भी स्केलर, वेक्टर प्रोजेक्शन नहीं, इसकी प्रोजेक्शन ऑफ आर अलोंग ith एक्सिस। ऐसे करते हैं, इसे एक्स एक्सिस को ith jth kth कर देते हैं, जैसे हम लोगों को प्रैक्टिस है ही करने की उस तरीके से। तो यदि किसी को कंफ्यूजन है कि सेम सिंबल यूज कर रहे हैं तो हम आई जे के यूज कर लेते हैं, दैट विल बी मोर अप्रोप्रिएट आई फील, आई जे, और इसी तरह से हम करते भी रहे। ठीक हो गया। तो स्केलर कंपोनेंट और प्रोजेक्शन ऑफ आर अलोंग ith एक्सिस, और ये प्रोजेक्शन की तो बात कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन मींस स्केलर प्रोजेक्शन। तो बेसिकली मुझे आंसर चाहिए x plus y plus z. What is my objective? x plus y plus z. That is what I want actually. मैं यहां पे बना देता हूं, सबको समझ आ गया। अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इस कॉस अल्फा, और डायरेक्शन कोसाइंस को आप सबको याद होगा, 11th 12th में भी करा था, एल एम एन से डिनोट करते हैं, सो x इज एल आर। सिमिलरली y इज एम आर एंड z इज एन आर। और एक और रिजल्ट आप सबको याद होगा, एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर इज 1। याद है नहीं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज 0। बट अब एल क्या है हमारा, कॉस अल्फा, एम क्या है कॉस बीटा, एन क्या है कॉस गामा। बट यहां पे हम कह रहे हैं इक्वल एंगल बना रहा है, इट मींस अल्फा बीटा गामा आर सेम। इसका मतलब ये हो गया 3 cos square alpha is equal to 1. So that becomes 3 cos square alpha is equal to 1. So cos alpha is plus minus 1 by root 3, जो मैंने पहले बोला था। बट क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो 1 by root 3 ले लेते हैं। तो इसका मतलब मुझे L पता चल गया। अब यहां से देखो x एल आर है, y एम आर है, z एन आर है, इसे यहां पे पुट कर दिया। x r इज इक्वल टू एल आर आई प्लस एम आर जे प्लस एन आर के, और आपको निकालना है इन तीनों का सम। और नाउ जस्ट टू कंप्लीट इट, यहां पे इन तीनों में r की वैल्यू कितनी है हमारी, मैग्नीट्यूड 5, और L एम एन हमारे हैं 1 by root 3।
मैग्नीट्यूड है ना, माइनस साइन अवॉइड कर दिया, और इसी को मैंने यहाँ पे यूज करके अपना आंसर निकाल दिया। बट यदि आपको डायरेक्टली याद होता कि इक्वली इंक्लाइन का डायरेक्शन को साइंस 1/√3 1/√3 1/√3 होता है, और ये एक्सप्रेशन आपको याद होता तो आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते थे, और वेक्टर में आपको इतनी मास्टरी लानी है, इसीलिए हम स्पेशलाइज कोर्स लॉन्च करते हैं हमेशा वेक्टर्स में। इट्स ओनली फॉर वेक्टर्स। आपको यदि जितने भी क्वेश्चंस आते हैं यदि वो आपको 100 मार्क्स एक्स्ट्रा दे देता है, दैट्स नथिंग लाइक इट, या 80 मार्क्स एक्स्ट्रा दे देता है, दैट्स अ बिग proportion of the total marks you need to be selected in NITs. Okay, so that was this problem. So I hope आप सबको समझ आया होगा। सीखते रहिए, keep learning, and not just learning but the smart learning. I'm always there. Thanks and all the best.